ये थोड़ा आपका अच्छा प्रश्न है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी? मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी का फादर किसे कहते हैं? ठीक है, इस मैनेजमेंट थ्योरी का फादर किसे कहते हैं? मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। ये अपना कौन सा टेस्ट नंबर चल रहा है भाई? 22वां है। ये अपना टेस्ट नंबर कौन सा है? प्रश्न संख्या आपका है ये 11। देखो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी क्या है। देखो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी जो है इसमें कई चीजें बात की गई कि आप किसी चीज को प्लान कैसे करोगे, ठीक है, फिर उस चीज को ऑर्गेनाइज कैसे करोगे। प्लान किया आपने पहले किसी चीज को, फिर आप उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। पहले आपने किसी चीज को प्लान किया, फिर आपने ऑर्गेनाइज किया, देन आपने उस पर कमांडिंग सेंड की कि अब इस पे ये काम करना है। फिर आपने उस पर कमांडिंग सेट करना कि भैया इस काम को ऐसे निपटाना है, ऐसे करेंगे। फिर आपने उसमें कोऑर्डिनेशन बढ़ाया। क्या किया? उस चीजों को कोऑर्डिनेट करना स्टार्ट किया, कोऑर्डिनेशन बढ़ाना स्टार्ट किया। और अंत में जो होता है कंट्रोल। अंत में क्या करते हैं आप? कंट्रोल करते हैं। ये रिसर्च वाले जो विद्यार्थी होंगे उनसे संबंधित प्रश्न है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया? तो हेनरी फेयोल। आप अपने जीवन में कभी फेल ना हो, कभी जीवन में फेल ना हो, उसके लिए फेयोल साहब ने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया कि जीवन को कैसे मैनेज करना है, कौन फेल नहीं होना है। फेयोल साहब ने कॉन्सेप्ट दिया है हाउ टू मैनेज योर लाइफ इन मॉडर्न टेक टूल्स, ठीक है। इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। इन्होंने इसमें 14 प्रिंसिपल बताए और उसकी साइकिल के लिए ये बातें आपके काम आएंगी। तो 11 का बी हो जाएगा सही भाई। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। चलो अब थोड़ा सा खींचेंगे। बताओ, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 जो प्रस्तुत किया गया है, ये आपकी परीक्षा में आने जा रहा है। यूपीएचएससी वाले इसको लिख लेना, सभी लोग यूपीजीडीसी वाले भी लिख लेना, हायर एजुकेशन से संबंधित है भाई ये। द विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 प्रपोज टू रिप्लेस विच ऑफ फॉलोइंग रेगुलेटरी बॉडीज? बताओ। बी ओके। चलो अच्छा, यूजीसी के बारे में क्या बताया था? यूजीसी की स्थापना कब हुई थी जरा कमेंट करके बताओ। इसके पहले चेयरमैन कौन थे? इसके बारे में जो सुझाव दिया था वो अबुल कलाम आजाद साहब ने दिया था। अबुल कलाम आजाद जी ने दिया था यूजीसी। यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? इसके कुल 6 रीजनल ऑफिस हैं, बताया भी था आपको। इसके कुल 6 रीजनल ऑफिस हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपके दिल्ली में है। दुख की बात है कि ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, आपसे बिछड़ जाएगा, ठीक है। 12 का बी बिल्कुल सही बात है। यूजीसी एआईसीटी जो टेक्निकल एग्जाम्स कराता है और एनसीटी सब मिला करके अब जो है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल ला दिया गया है, सब मर्ज कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी, लिख लीजिएगा कहीं, जा रहा है तुमसे बिखर के, ठीक है भाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूएएन। इन सबको मिला दिया जा रहा है विकसित भारत अभियान, विकसित भारत अधिष्ठान के तहत। चलो, शांति विधेयक लाई गई है। शांति विधेयक क्या है? ये एटॉमिक एनर्जी को बूस्ट करना है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा को बूस्ट करने के लिए लाया गया है। एग्जाम में पूछे कि शांति विधेयक 2025 किससे संबंधित है, बता देना। एटॉमिक एनर्जी के बूस्टअप के लिए कह रहा है कि शांति विधेयक 2025 के तहत वर्ष 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता के लिए भारत का लक्ष्य क्या है, कितने गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। सब यूजीसी के बारे में पूरी इनकी फील्डिंग सेट की थी, देखो उठाकर पिछले क्लास में देखना। चलो तो भाई याद रखना, भारत का जो टारगेट है इसके तहत, शांति ऊर्जा विधेयक के तहत भारत का कुल 100 गीगावाट, बिल्कुल ठीक है। मुझे लग रहा है कि करंट अफेयर जो आपका जनवरी वाला है या दिसंबर वाला, उसमें मैंने ये सर उसी से बना हुआ नोट्स है, पढ़ के आए होगे तो सब आपको मिल जाएगा। सी ऑप्शन विल बी करेक्टेड। चलो, सरकार द्वारा सुजलाम भारत ऐप जो लॉन्च किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? वंदे मातरम, वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है, पता है कि नहीं आप सभी को? वंदे मातरम कहां से लिया गया था? आनंद मठ से लिया गया था। अच्छा, वंदे मातरम कल मैंने पूछा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। सुजलाम भारत ऐप क्या है भाई? कृषि के लिए, तालाब झील के लिए, या
ग्रामीण पेयजल प्रणाली को मजबूत करने के लिए या विवादित भूमि प्रबंधन के लिए? 14 का सी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है खास करके रूरल एरिया में, उसको ठीक करने के लिए भारत सरकार ने सुजलाम भारत ऐप जो है वो लॉन्च कर दिया है। 14 का सी सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है, which of following is a type of bryophyta that lives in many environment and is characterized by its small flattened leaves, root like rhizome and प्लेटोस्टोन? क्या क्या लिखा हो भाई, चलो आ जाओ। देखिए कौन सा प्रकार का ब्रायोफाइटा है या ब्रायोफाइट है? ठीक है, ब्रायोफाइटा नहीं भाई, ब्रायोफाइट है जो कई वातावरणों में रहता है और अपने छोटे बड़े चपटे पत्तों जड़ जैसे राइजोइट्स और पेरिस्टोम की विशेषताएं रखता है। ये ब्रायोफाइट क्या होते हैं? देखो ब्रायोफाइट के बारे में थोड़ा समझिए। एक प्रकार से समझिए कि ये उभयचर है। जैसे मेढक होता है ना, जंतुओं में जैसे मेढक होता है, चाहे उसका मन करे पानी में रह ले, उसका मन करे तो जमीन पर रह ले। तो ब्रायोफाइट एक प्रकार से समझो कि प्लांट्स के उभयचर हैं। ये इनका मन करता है पानी में रह ले, इनका मन करता है दलदल में उगाए, इनका मन करे सूखों में आ जाए। ठीक है, वही आपके ब्रायोफाइट। कह रहा है कि भैया ये कौन सी विशेषताएं रखते हैं? बड़ा कठिन प्रश्न है भाई, ये तो अच्छा प्रश्न है। ये तो बायोलॉजी है और मैं इसका पितामह हूं। बहुत बढ़िया भाई, बताओ। चलो बताओ। तो भैया इसका जो नाम है उसे बोलते हैं कार्ड मास। कार्ड मास क्या बोलते हैं इसे हम लोग? कार्ड मास, हार्ड मास नहीं, कार्ड मास। कार्ड मास बोलते हैं इसे, देखना याद कर लेना, कार्ड मास। और इसी कार्ड मास को हम लोग साइंटिफिक तरीके से बोलते हैं फ्यूनेरिया। ये मुझे लग रहा है कि जीडीसी में ही पूछा गया है, सॉरी एलटी में पूछा गया। क्या एलटी के पीवाईक्यू में आया हुआ है, एलटी ग्रेड में आया हुआ है शायद अभी हाल ही में, फ्यूनेरिया। ठीक है, एलटी ग्रेड की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है ये भाई। चलो इसको याद रखेंगे, इसको बोलते हैं यूनेरिया, फ्यूनेरिया। चलो, विच आर फॉलोइंग निम्नलिखित में कौन भारत में चूना पत्थर की गुफा है? लाइमस्टोन केव कौन सी है? उंडावली, वराह गुफा, भीमबेटका। अच्छा भीमबेटका गुफा कहां है भाई? कहते हैं कि मानव जाति की सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है भीमबेटका गुफा। ये कहां पे है? ये मध्य प्रदेश में है। रायसीना वहां का एक जिला है, वहीं पे है मध्य प्रदेश में। इसकी खोज जो है किसने की थी? एक बार हाल ही परीक्षाओं में किसी में पूछा गया है, भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की थी? तो याद कर लेना, बीएस वाकड़कार साहब। कौन? बीएस वाकड़कार, बीएस वाकड़, अरे यार कहे इतना चिपट रहा है भाई, बीएस वाकड़कार, इन्होंने इसकी खोज की थी भीमबेटका गुफाओं की। ठीक है, रायसीना डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहां पाई जाती हैं। इसको याद रखेंगे सभी लोग। 16 का एक कई लोग कह रहे हैं, 16 का उंडावली, वराह, बुर्रा। ठीक है, जो इसका सही जवाब है भैया वो है बुर्रा। ठीक है, ये इसका जो सही जवाब है वो है बुर्रा, बुर्रा केव। ठीक है, तो बोरा लेकर के चले जाना जब भी जाना हो, और भर भर करके चूना ले आना। ठीक है, कभी चूना लाने का मन हो तो बोरा लेकर के चले जाना। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आज साइंस का प्रश्न ज्यादा है क्या? चलो अगला प्रश्न है आपका, द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत में जो यूनियन का एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति। अच्छा, आज की जो सुबह 11 बजे वाली क्लास मैंने कराई थी 15 मिनट के शो में, राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ बता दिया है। वो 10 मिनट की क्लास है, देख लेना समझ लो। कह रहा हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव इंडियन राष्ट्रपति होता है। ठीक है, बिहार किस स्टेट में है ये? बुर्रा। चलो अगला क्या कह रहा है, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो है संविधान किसी को असीमित कर दे, ये तो सोचना ही नहीं है। ठीक है, वैसे भी आर्टिकल 74 आपसे कहता है कि राष्ट्रपति कोई भी काम करेगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह के साथ करेगा। इसकी कार्यपालिका शक्ति होती है, आर्टिकल 53 में इसकी चर्चा है। ठीक है, ये बात सही है। तो दूसरा वाला ये तो गलत है, तो हमको आर गलत ढूंढना है। ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलो अच्छा, आपको एक बात बताना है, यहां पे एक प्रश्न आपसे बनता है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी?
पहली महिला राष्ट्रपति भारत की कौन थी? ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति भारत की कौन थी? याद रखना, इनके खिलाफ जो चुनाव लड़ा था उनका नाम था भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत इनके खिलाफ चुनाव लड़े थे और ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है, कमेंट करके बताओ। चलो, अच्छा, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? कौन सा? मिसाइल मैन, ये भी लिखना है आपको। भारत के किस राष्ट्रपति को फिलोसफर किंग कहा जाता है? क्या? फिलोसफर किंग। ठीक है, दार्शनिक राजा, दार्शनिक राजा किसको कहा जाता है? ठीक है, ये भी आपको बताना है। और क्या बताना है? जब भारत में इमरजेंसी लगती है इंदिरा गांधी सरकार में, इमरजेंसी पीरियड में राष्ट्रपति कौन था? चलो, सारी बातें आपको बतानी है, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। बिल्कुल सही बात है, पहली महिला राष्ट्रपति जो होती है आपकी, वो होती है प्रतिभा पाटिल जी। इनके खिलाफ भैरव सिंह शेखावत चुनाव लड़े थे, याद रखेंगे। मिसाइल मैन कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, दार्शनिक राजा कहते हैं आपके सेकेंड राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर राधा कृष्णन को। टीचर्स डे इन्हीं के उपलब्ध। इमरजेंसी किसके समय में लगी थी? ये थे आपके फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, इन्हीं के समय में इमरजेंसी लगी थी। आर्टिकल 61 कहता है अगर आपको प्रेसिडेंट के फील्डिंग सेट करनी हो तो आर्टिकल 61 के तहत इंपीचमेंट ला करके आप कर सकते हो भाई। ठीक है, चलें अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। चलो, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कह रहा है कि सहकारी समिति का स्वामित्व होना भारत में एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है, आपको पता है इस समय इसके मिनिस्टर आपके अमित शाह जी हैं। ठीक है, अभी इन्होंने जो है भारत में आपका ऑपरेशन फ्लड नहीं, व्हाइट, सॉरी आपका क्या बोलते हैं, दूध क्रांति, क्या बोलते हैं आप लोग, हरित क्रांति ना, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति या व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 भी चालू किया है इसी मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, कह रहा है कि फंडामेंटल राइट है, सहकारी समितियां आरटीआई के दायरे के तहत नहीं आती हैं। बड़ा बढ़िया प्रश्न है, 18 का सी। ठीक है, 18 का सी, बहुत सही जवाब दे रहे भाई। देखो, एक केस हुआ था, उसका नाम था थल पल्लम केस। क्या, कौन सा केस? यहां पे मैं एक केस आपको याद कराऊंगा। इस केस का नाम था थल पल्लम बनाम केरल राज, बनाम केरल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहकारी समिति जो होती है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी होती है मेरे भाई, ये जो है सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं होती, ये पब्लिक अथॉरिटीज नहीं है, इसीलिए ये आरटीआई के दायरे में नहीं आती है। अच्छा, आरटीआई की बात हो रही है तो यहां पे आरटीआई संबंधित एक बात समझो। भारत में आरटीआई आती है आपकी 2005 में। ठीक है, इसके पीछे एक संगठन बहुत तेजी से काम करता है, मजदूर किसान एमके मजदूर किसान शक्ति संगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन। ठीक है, इसमें अरुणा राय जैसे लोग काम कर रहे थे। ठीक है, ये आरटीआई के पीछे जो है बहुत तेजी से काम करता है। 2005 में आया था, 12 अक्टूबर 2005 को। चलो, उसके क्या सर हिंदी में अलग है? अच्छा, हिंदी में अलग है, हिंदी में क्या अलग लिखा है भाई? हिंदी इंग्लिश में अगर कुछ अलग होगा तो इंग्लिश को कंसीडर किया जाएगा, इसको बात को मान के चलिएगा। देखो, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में हम लोग ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में एक अमेंडमेंट किया। ठीक है, जो अपना आर्टिकल 19C के तहत, आर्टिकल 19C के तहत फंडामेंटल राइट बना दिया गया। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट है और इसमें नहीं आता है। कौन सा अधिकार इसमें सही, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, 19 आर्टिकल 19C में इसकी चर्चा है, याद रखेंगे। आर्टिकल 19C में एमकेएस मजदूर किसान संगठन ने आरटीआई के बारे में बात किया था। चलो, करेक्ट, कन्वेक्शन करंट जो टेक्टोनिक प्लेटों से गतिमान करती है पृथ्वी के किस परत में पाई जाती है? यह आपकी अर्थ होती है। ठीक है, अर्थ ऐसे ही होते हैं ना भाई, ये आपका इनर कोर, आउटर कोर, ऐसे कई चीजों में क्रस्ट, मेंटल। ठीक है, सबसे ऊपर वाला शायद क्रस्ट बोलते हैं ना, ये होता है आपका क्रस्ट। फिर आपका होता है मेंटल, मेंटल नहीं भाई, मेंटल। फिर आउटर कोर, इनर कोर, ये आपके कोर वाले रीजन है। ठीक है, चलो, तो पूछ रहा है कि जो कन्वेक्शन करंट होते हैं
वो कहां से निकलते हैं? कृष्ण परत से निकलते हैं। देखो कन्वेंशन जो होते हैं भैया, ये आपके यहां से निकलते हैं, मेंटल वाले पार्ट से, ठीक है। जो कन्वेंशन होते हैं, कन्वेक्शन करंट यहीं से निकलते हैं, मेंटल वाले पार्ट से, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, पृथ्वी की जो इनर कोर है, जो सबसे इनर कोर है, वो क्या सॉलिड होती है कि लिक्विड होती है? क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक है। कहां से निकलते हैं? आपके मेंटल वाले से निकलते हैं। चलो, पृथ्वी के किस कोर को नाइफ कहते हैं? नाइफ, नाइफ यानी कि निकिल और फेरस, किस कोर को कहते हैं? ये आपको कमेंट करके बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चले, कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग, निम्नलिखित में कौन उष्माशोषी एंडोथर्मिक प्रक्रिया का उदाहरण नहीं है? लिख लेना यहां पे, नहीं है, नॉट, विच वन एमंग फॉलोइंग इज नॉट एंडोथर्मिक। देखो दो तरीके के जो है रिएक्शंस होते हैं, एक होता है आपका एंडोथर्मिक। आज साइंस के प्रश्न ज्यादा थे, जिनका साइंस सब्जेक्ट होगा भैया वो ध्यान देना, आपके जीएस में अच्छा प्रश्न साइंस का आ जाएगा। एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक एंडो एक एक्सो, ठीक है। एक्सो में क्या होता है? एक्सो में हम एग्जॉस्ट करते हैं, निकालते हैं, बाहर फेंकते हैं एनर्जी को, ठीक है। एंडो में क्या करते हैं? एनर्जी को ग्रहण करते हैं, एनर्जी लेते हैं। अब बताओ इसमें से किसमें से हम जो है एंडोथर्मिक प्रक्रिया का उदाहरण नहीं है? सी, ठीक है। तो क्या कौन सा 20 था ना भाई? ठीक, बताओ किसमें जो है एंडोथर्मिक प्रक्रिया का उदाहरण नहीं है ना? इसका मतलब एक्सोथर्मिक पूछ रहा है, ये एक्सोथर्मिक पूछ रहा है, ठीक है। किसमें हम एनर्जी लेंगे? क्या इसमें दो ऑप्शन है, मिक्सिंग एसिड्स एंड, मतलब क्या कर रहा है? एंडोथर्मिक प्रक्रिया का उदाहरण नहीं है यानी एक्सोथर्मिक। किसमें एनर्जी निकलेगी बताओ? इसमें से किसमें से एनर्जी निकलेगी? फोटोसिंथेसिस में एनर्जी निकलेगी या एनर्जी लेगा भाई वो, ठीक है। रेस्पिरेशन में भी वही चीज होगा, मिक्सिंग एसिड एंड, मुझे लग रहा है इसका कंबशन ऑफ कार्बन होना चाहिए ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर। उष्मा का, कार्बन का दहन, इसी में आपको जो है एनर्जी मिलेगी, ठीक है भाई। 20 का सी कई लोग बता रहे हैं, 20 का मुझे ए लग रहा है यार, ठीक है। सी 20 का मुझे ए लग रहा है, इसका देख लीजिएगा सभी लोग को, समझो इसमें क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन उष्माशोषी प्रक्रिया का उदाहरण नहीं है? है नहीं, नहीं है, मैंने कर दिया है प्रश्न को, ठीक है। तो कौन सा? देखो फोटोसिंथेसिस में एनर्जी लगेगी, ठीक है। मतलब इसे पूछ रहा है कि कौन सा एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है, एंडोथर्मिक नहीं है, का मतलब क्या हुआ? कौन सा एक्सोथर्मिक है, इसमें एनर्जी निकलेगी। तो निकलने का मोस्ट चांस भैया यही है, कंबशन ऑफ कार्बन, ठीक है। क्लियर है? कंबशन ऑफ कार्बन, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा भाई।